India Legal presents Courts Roundup. नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। कोर्ट्स राउंडअप में आपका बहुत स्वागत है। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे हम आपको कोर्ट से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों से करवाएंगे रूबरू। कोर्ट की कार्रवाई और सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और लो कोर्ट तक के फैसलों को रखेंगे आपके सामने। तो आइए शुरू करते हैं कोर्ट्स राउंडअप। India Legal presents Courts Roundup. यूपी मदरसा एक्ट को असंवैधानिक घोषित करने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सीजीआई की अध्यक्षता वाली बेंच में यूपी सरकार ने मदरसा एक्ट का समर्थन किया है। उत्तर प्रदेश राज्य ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट को यूपी बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन 2004 को पूरी तरह से निरस्त नहीं करना चाहिए। राज्य की ओर से पेश हुए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल के एम नटराज ने कहा है कि हाईकोर्ट को पूरे नियामक ढांचे को निरस्त करने के बजाय केवल उन प्रावधानों को निरस्त करना चाहिए जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करते हैं। यूपी सरकार की तरफ से पेश हो रहे वकील एएसडी नटराजन ने कोर्ट को बताया कि मदरसा एक्ट के केवल उन प्रावधानों की समीक्षा होनी चाहिए जो कि मौलिक अधिकारों के खिलाफ है। इस एक्ट को पूरी तरह खारिज करना उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि ये विधायी शक्ति का मामला नहीं है बल्कि मौलिक अधिकारों के उल्लंघन का मामला है, जिसके लिए पूरे कानून को रद्द करने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकारी आदेशों के मदरसा स्कूलों को अन्य स्कूलों के ही समान माना गया है। सीजीआई ने पूछा है कि क्या मदरसा का कोई भी छात्र नीट की परीक्षा में शामिल हो सकता है। यूपी सरकार के वकील ने कहा है कि इसके लिए छात्र को फिजिक्स, केमिस्ट्री और साथ ही साथ बायोलॉजी से पास होने की जरूरत होती है। सीजीआई ने कहा कि बौद्ध भिक्षुओं को कैसे प्रशिक्षित किया जा सकता है, इस मामले को ही ले लें। और साथ ही साथ अगर सरकार कहती है कि उन्हें कुछ धर्मनिरपेक्ष शिक्षा प्रदान की जाए तो आपका तर्क भी सभी धार्मिक स्कूलों पर लागू होगा। कोर्ट ने कहा है कि देश के लोकाचार को याद रखें। यहाँ केवल मुस्लिम संस्थान बल्कि कई संस्थान जैसे ईसाई, बौद्ध, हिंदू धार्मिक शिक्षा देते हैं। वहाँ वेद, स्मृति, शास्त्र, उपनिषद पढ़ाए जाते हैं। वैदिक पाठशालाएं और गुरुकुल हैं। कोर्ट ने कहा कि भारत विविध धर्मों का संगम है। यहाँ ये सुनिश्चित करना कि बच्चे योग्य नागरिक बने, इसमें कोई संदेह नहीं है। कोर्ट ने कहा कि हर कोई हमेशा धार्मिक शिक्षक नहीं रहेगा। कोई 15 साल का छात्र ये कह सकता है कि मैं अकाउंटिंग सीखना चाहता हूं और दुकानदार बनना चाहता हूं। उनकी इस इच्छा को नकारना उसकी इच्छा के विपरीत बच्चे को नहाने के पानी से बाहर फेंकना जैसा होगा। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पार्दीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ इलाहाबाद हाईकोर्ट के 22 मार्च के फैसले के खिलाफ दायर अपीलों पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें यूपी मदरसा शिक्षा बोर्ड 2004 को इस आधार पर खारिज किया गया कि ये धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांतों का उल्लंघन करता है। सुप्रीम कोर्ट ने अप्रैल में हाईकोर्ट के फैसले के क्रियान्वयन के ऊपर रोक लगा दी। बता दें आपको कि एएसजी ने न्यायालय को सूचित किया कि राज्य ने हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ कोई विशेष अनुमति याचिका दायर नहीं की है। इसे स्वीकार करने का निर्णय लिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने मलयालम एक्टर सिद्दीकी को युवा एक्ट्रेस द्वारा लगाए गए आरोपों के आधार पर उनके खिलाफ दर्ज बलात्कार के मामले में दी गई अग्रिम जमानत की अवधि को 2 सप्ताह के लिए बढ़ा दिया है। जस्टिस बेला त्रिवेदी, जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की खंडपीठ ने सुनवाई स्थगित की और जब सिद्दीकी की ओर से सीनियर एडवोकेट वी गिरी ने उनकी याचिका का विरोध करते हुए केरल पुलिस द्वारा दायर स्टेटस रिपोर्ट पर जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा। उन्होंने कहा कि न्यायालय के अंतरिम आदेश के बाद सिद्दीकी जांच अधिकारी के समक्ष पेश हुए। केरल राज्य की ओर से सीनियर एडवोकेट रंजीत कुमार ने कहा है कि सिद्दीकी जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं और सबूत नष्ट कर रहे हैं। जस्टिस त्रिवेदी ने जब बताया कि पीड़िता ने
कथित घटना के 8 साल बाद शिकायत दर्ज कराई है। तो रंजीत कुमार ने मलयालम सिनेमा उद्योगों में महिलाओं के साथ होने वाले दुर्व्यवहार पर जस्टिस हेमा समिति की रिपोर्ट से संबंधित घटनाक्रमों के बारे में बताया है। कुमार ने कहा कि पीड़िता ने हेमा समिति की रिपोर्ट के प्रकाशन के बाद आरोपों के साथ सामने आने का साहस जुटाया और अदालत से अनुरोध किया कि उस संदर्भ में एफआईआर करने में देरी को समझा जाए। कुमार ने कहा कि उन्होंने कहा कि सिद्दीकी ने जांच में बाधा डालने के लिए इलेक्ट्रिक गैजेट नष्ट कर दिया है और अपना सोशल मीडिया अकाउंट भी निष्क्रिय कर दिया। कुमार ने कहा कि कई अन्य लेडी एक्ट्रेस जो हैं उनके द्वारा 30 एफआईआर दर्ज की गई है और सिद्दीकी को सुरक्षा दिए जाने के कारण वे हतोत्साहित महसूस कर रही हैं। पीड़िता की ओर से एडवोकेट वृंदा ग्रोवर ने कहा है कि वह 2018 से अपने फेसबुक अकाउंट पर लगातार इस मुद्दे को उठा रही हैं और इंडस्ट्री में सुपरस्टार के खिलाफ जाना मुश्किल है। ग्रोवर ने कहा कि वह पहले ही इसकी कीमत चुका चुकी हैं। अब जस्टिस हेमा कमेटी की रिपोर्ट है और समझौता और समायोजन इंडस्ट्री में एक पैटर्न है। उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि अधिकारी बहराइच के कुछ निवासियों के मकानों के खिलाफ जारी ध्वस्तीकरण नोटिस पर कल यानी कि बुधवार तक कार्रवाई नहीं करेंगे, जिन पर दंगा करने का आरोप है। एडिशनल सॉलिसिटर जनरल के एम नटराज ने राज्य की ओर से जस्टिस बी आर गवाई, जस्टिस के वी विश्वनाथन की पीठ के समक्ष दलील दी है, जिसके समक्ष प्रस्तावित ध्वस्तीकरण के खिलाफ सुरक्षा की मांग करने वाली अर्जी का उल्लेख किया गया है। गौर करने वाली बात यह है कि पिछले सप्ताह यूपी के बहराइच शहर में सांप्रदायिक दंगे हुए थे। हाल ही में अधिकारियों ने दंगों से संबंधित एफआईआर में आरोपी के रूप में नामित कुछ व्यक्तियों के मकानों को ध्वस्त करने के लिए नोटिस जारी किए। यह आरोप लगाते हुए उनके निर्माण अवैध थे। उनमें से 3 ने प्रस्तावित ध्वस्तीकरण के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दायर की थी। सीनियर एडवोकेट चंद्र उदय सिंह ने आज पीठ के समक्ष आवेदन का उल्लेख किया। इसी पीठ ने 17 सितंबर को अंतरिम आदेश पारित किया था और सुप्रीम कोर्ट की अपूर्व अनुमति के बिना किसी भी निर्माण को बुलडोजर से नहीं गिराया जाना चाहिए, सिवाय उन निर्माणों के जो सार्वजनिक स्थानों पर अतिक्रमण कर रहे हैं। हाल ही में इसी पीठ ने विभिन्न राज्य प्राधिकरणों द्वारा बुलडोजर कार्रवाई के खिलाफ निर्देश मांगने वाली याचिकाओं के समूह पर फैसला सुरक्षित रखा था, जिसके तहत अपराधों के आरोपी व्यक्तियों के घरों को दंडात्मक कार्रवाई के रूप में ध्वस्त कर दिया गया था। बता दें आपको कि सिंह के उल्लेख के जवाब में राज्य के वकील ने पीठ को सूचित किया कि इलाहाबाद हाईकोर्ट पे बुलडोजर कार्रवाई से संबंधित मामले पर विचार कर रहा है। रविवार को तत्काल सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने नोटिस का जवाब देने के लिए व्यक्तियों को 15 दिन का और समय दिया। जस्टिस गवाई ने राज्य को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर यूपी अधिकारी हमारे आदेश का उल्लंघन करने का जोखिम उठाना चाहते हैं तो ये उनकी मर्जी है। जस्टिस गवाई ने कहा कि न्यायालय बुधवार आवेदन पर विचार करेगा और एएसजी से कार्रवाई स्थगित करने को कहा है। जवाब में एएसजी ने कहा है कि कल तक कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पब्लिक प्रीमिसेस एक्ट के तहत दिया गया निष्कासन आदेश मध्यस्थता क्लॉज को लागू करने में रुकावट नहीं बनता है। इस वेयर हाउसिंग समझौते के मामले के अंदर उत्तरदाता जो है वो अनुबंध का नवीनीकरण मांगा, जबकि अपीलकर्ता ने शुल्क न भरने के कारण इसे अस्वीकार कर दिया। इस पर उत्तरदाता ने मध्यस्थता का सहारा लिया, जिसके बाद उच्च न्यायालय ने मान्य क्लॉज के आधार पर संदर्भित किया। सुप्रीम कोर्ट ने इस संदर्भ को बरकरार रखते हुए कहा है कि विवाद समझौते की शर्तों पर आधारित है, न कि निष्कासन आदेश पर। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि पब्लिक प्रीमिसेस एक्ट अवैध कब्जे को संबोधित करता है और ये संविधात्मक दायित्वों या मध्यस्थता प्रक्रिया के हस्तक्षेप नहीं करता है। बता दें आपको कि कोर्ट ने यह भी जोर दिया है कि नवीनीकरण और शुल्क समायोजन के संबंधित विवादों को मध्यस्थता के माध्यम से ही हल किया जाना चाहिए। अतः कोर्ट ने
अपीलकर्ता की चुनौती को खारिज कर दिया और उन्हें अनावश्यक मुकदमेबाजी के लिए 50,000 रुपए का खर्च देने का आदेश दिया। इस केस को हमारे लीगल रिसर्चर विशाल तिवारी ने कवर किया है। आइए विशाल से सीधे पूछते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये पूरा मसला क्या है। विशाल से हम जानने की कोशिश करते हैं कि विशाल, ये बताइए कि कोर्ट में क्या कुछ हुआ और किस तरह की दलीलें दी गई है। इस संक्षेप में क्या फैसला किया गया था? वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन अनदर वर्सेस सिद्धार्थ टाइल सैनिटरी प्राइवेट लिमिटेड ने, इसमें जो वेयर हाउसिंग है वो एपेलेंट थे, वहीं जो सिद्धार्थ थे वो रिस्पोंडेंट थे। तो अपीलेंट ने रिस्पोंडेंट से कहा कि आप हमें इसका फीस दीजिए। तो वहीं पे रिस्पोंडेंट जो थे उन्होंने कहा कि आप हमें कॉन्ट्रैक्ट का जो है एग्रीमेंट दे दीजिए, हम आपको आपकी फीस अदा कर देंगे। तो अपीलेंट ने ये कहते हुए रिस्पोंडेंट को मना कर दिया कि नहीं, आपने इस चीज़ की फीस नहीं भरी, इसलिए मैं आपको कॉन्ट्रेक्चुअल नहीं दे सकता, कॉन्ट्रैक्ट का एग्रीमेंट नहीं दे सकता। तो वहीं रिस्पोंडेंट ने उनसे सवाल जवाब ना करके आगे की ओर कदम बढ़ाया और हाईकोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया। हाईकोर्ट ने उनके क्लॉज को वैलिड समझा और उस केस को आगे रेफ़र किया। वहीं जब रेफ़र किया गया, उस केस को सुप्रीम कोर्ट ने अपहोल्ड किया और कहा कि ये जो मुद्दा है, ये जो डिस्प्यूट है, वो आर्बिट्रेशन से जुड़ा हुआ है, ना कि पब्लिक प्रीमाइसेस एक्ट को। और पब्लिक प्रीमाइसेस एक्ट जो है वो आर्बिट्रेशन को बाधित नहीं करता है। इस फॉल्स एग्रीमेंट और फॉल्स कॉन्ट्रेक्चुअल के बेसिस पर सुप्रीम कोर्ट की जजेस बेंच, टू जजेस बेंच, जस्टिस PS नरसिम्हा और जस्टिस संदीप मेहता जी ने फॉल्स एग्रीमेंट के ऊपर 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया और वहीं उन्हें फटकार भी लगाई। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आपका विशाल। सीधे इस खबर पर तफसील से जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगली खबर का रुख करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जब वादी किसी संपत्ति जो कि कई व्यक्तियों के संयुक्त स्वामित्व वाली हो, उसे बेचने के लिए समझौते के विशिष्ट निष्पादन की मांग करता है, तो ये सुनिश्चित करने का दायित्व वादी पर है कि उसकी तत्परता साबित करने के लिए सभी आवश्यक सहमति और भागीदारी सुरक्षित है। इसी संदर्भ में आइए इंडिया लीगल के वेब रिपोर्टर से स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के बारे में समझते हैं। क्या होता है जब प्रॉपर्टी सेल एग्रीमेंट में एक पार्टी अपने ऑब्लिगेशन को पूरा करने में फेल होती है? अगर एक पार्टी प्रॉपर्टी सेल एग्रीमेंट में अपनी ऑब्लिगेशन को पूरा नहीं करती तो दूसरी पार्टी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए कोर्ट में केस डाल सकती है। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का मतलब है कि एक पार्टी कोर्ट से मांग करती है कि दूसरी पार्टी को अपने कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन को पूरा करने के लिए मजबूर किया जाए। प्रॉपर्टी डिस्प्यूट में स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 के तहत कोर्ट स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का ऑर्डर दे सकती है, जिसमें एक पार्टी को प्रॉपर्टी का सेल कंप्लीट करने के लिए कहा जाता है। इसमें सेक्शन 5 और 6 ये भी एनेबल करते हैं कि अगर किसी को गलत तरीके से पोसेशन से बेहतर निकाल दिया गया है तो वो उसका रिकवरी कर सकता है। लेकिन एक्ट तभी लागू होता है जब मॉनेटरी डैमेजेस काफी नहीं है। अगर कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू है या स्पेसिफिक परफॉर्मेंस देना किसी पार्टी को ज्यादा तकलीफ, रिलीफ एक्ट प्रॉपर्टी डिस्प्यूट को सुलझाने में बहुत महत्वपूर्ण है, जो एग्रीमेंट्स का फेयर एनफोर्समेंट और प्रॉपर्टी राइट्स का प्रोटेक्शन करता है। सुप्रीम कोर्ट ने असम के मुख्य सचिव को 14 नवंबर 2024 को कोर्ट में पेश किया और पेश होने का आदेश दिया है, जिससे कि राज्य के चाय बागानों में काम करने वाले श्रमिकों के लंबे समय से लंबित बकाये का भुगतान करने के अंदर ईमानदारी से प्रयास न करने के लिए स्पष्टीकरण किया जा सके। बता दें आपको, जस्टिस अभय एस ओक और जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह के खंडपीठ ने असम में चाय बागानों में काम करने वाले श्रमिकों के बकाया भुगतानों पर चिंता व्यक्त की और असम सरकार और असम चाय निगम लिमिटेड की आलोचना की है। जस्टिस ओक ने कहा है कि जब तक कठोर आदेश जारी नहीं किए जाते तब तक श्रमिकों को कष्ट सहना पड़ता रहेगा। सुनवाई के दौरान जस्टिस ओक ने कहा है कि निगम ने किराए की आय से 38 करोड़ रुपए कमाए, लेकिन श्रमिकों को भुगतान नहीं किया गया।
न्यायालय ने इस बात पर स्पष्टीकरण मांगा कि क्या शेष 4 करोड़ रुपए का कोई हिस्सा श्रमिकों के बकाये का भुगतान करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। जस्टिस ओक ने जोर देकर कहा कि ATCL राज्य का एक साधन है, इसीलिए ये सुनिश्चित करने के लिए बाध्य है कि श्रमिकों के वेतन और भत्ते का भुगतान किया जाए। असम सरकार के वकील ने प्रस्तुत किया कि महत्वपूर्ण वित्तीय घाटा हुआ है और वकील ने दावा किया कि चाय बागानों के कई पट्टेदार लाभप्रदता बनाए रखने में विफल रहे हैं और अंततः बागानों को ATCL को वापस कर दिया है, जिससे कि वित्तीय घाटा बढ़ गया है। जस्टिस ओक ने प्रस्ताव दिया है कि यदि राज्य चाय बागानों का प्रबंधन नहीं कर सकता तो श्रमिकों को उनका बकाया प्राप्त करने के लिए सभी संपत्तियां बेच दी जानी चाहिए। वकील ने बताया कि चाय की खेती के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए चाय बागानों के भूमि के उपयोग पर प्रतिबंध है। न्यायालय ने असम के मुख्य सचिव को बकाया भुगतान के लिए किए जा रहे ईमानदार प्रयासों की कमी के लिए स्पष्टीकरण देने के लिए 14 नवंबर 2024 को अगली सुनवाई में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का आदेश दिया। न्यायालय ने केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय को भी नोटिस जारी किया है, जब असम के वकील ने कहा कि श्रमिकों के बकाया भुगतान को सुनिश्चित करने में केंद्र सरकार की भी भूमिका है। बॉलीवुड एक्टर सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग मामले में गिरफ्तार किए गए आरोपियों में से विक्की गुप्ता को जमानत देने से मुंबई सेशन कोर्ट ने इनकार करते हुए कहा कि आरोपी ने बांद्रा में अपने आलीशान घर की पहली मंजिल पर गोलियां चलाई। यहां वे अक्सर हर सुबह समय बिताते हैं और स्पेशल जज BD शेलके ने सलमान खान के बयानों को ध्यान में रखा, जिन्होंने पुलिस को बताया है कि एक सेलिब्रिटी होने के नाते और उनके घर के बाहर अक्सर बड़ी संख्या में प्रशंसक इकट्ठा होते हैं, इसीलिए वह अपने गैलेक्सी अपार्टमेंट की पहली मंजिल की गैलरी में खड़े होकर उनका अभिवादन करते हैं। यहाँ तक कि सुबह सुबह वह अपने घर की पहली मंजिल की गैलरी में रहता था। इस प्रकार पीड़ित के बयान और FIR के बयानों से इस बात का संकेत मिलता है कि उसके घर में उसके इस्तेमाल की जगह की दिशा में गोलियां चलाई गई थी। इसके अलावा न्यायाधीश ने कहा कि हालांकि आवेदक गुप्ता ने गोली नहीं चलाई, लेकिन वह अभी भी गिरोह का सक्रिय सदस्य था। अपराध को अंजाम देने के लिए वांछित आरोपी अनमोल बिश्नोई और गिरोह के नेता लॉरेंस बिश्नोई के इशारे पर रची गई आपराधिक साजिश का हिस्सा था। 14 अप्रैल को 2 बाइक सवार व्यक्तियों विक्की गुप्ता और सागर पाल ने सलमान खान के आवास के बाहर गोलीबारी की। बाद में दोनों को गुजरात से गिरफ्तार किया गया। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.